नमस्कार दोस्तों, मैं यूके निराला आप सभी का स्वागत करता हूं आपके YouTube चैनल निराला एडू पॉइंट में। डियर स्टूडेंट्स, इस सेशन में हम लोग बात करेंगे क्लास 10th के विज्ञान का बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 8। विज्ञान का जो चैप्टर अध्याय 8 है, इसमें हम लोग सीखेंगे कि जीव जनन कैसे करते हैं और ये जनन क्या होता है। इससे संबंधित जो 2 अंक स्तरीय और 5 अंक स्तरीय प्रश्न है, इसको हम पहले अपलोड कर रहे हैं और इसका नेक्स्ट भाग जो ऑब्जेक्टिव होगा उसको आने वाले समय में अपलोड कर देंगे, जो एग्जाम से पहले होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ये सारे प्रश्न एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकते हैं, तो चलिए इसे शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, जनन किसे कहते हैं? जनन वैसा जैविक प्रक्रिया जिसमें जीव अपने जैसे जीवों की उत्पत्ति करते हैं। अपने जैसे जीवों की उत्पत्ति करना ही जनन कहलाता है। अर्थात वैसा जैव प्रक्रिया मतलब जैविक प्रक्रिया जिसमें जीव अपने जैसे संतानों को उत्पन्न कर देते हैं, उसे हम लोग कहते हैं जनन। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन, जनन कितने प्रकार के होते हैं? तो जनन 2 प्रकार के होते हैं। पहला लैंगिक जनन और दूसरा अलैंगिक जनन। तीसरा प्रश्न है, लैंगिक जनन किसे कहते हैं? तो वैसा जनन जिसमें नर एवं मादा दोनों के जननांगों की आवश्यकता होती है, उसे लैंगिक जनन कहते हैं। अर्थात उसके दूसरे शब्द में कैसे कह सकते हैं? तो वैसा जनन जिसमें नर एवं मादा दोनों की सहभागिता होती है, लैंगिक जनन कहलाता है। जैसे पुष्प, गाय, भैंस, कुत्ता, मनुष्य इत्यादि में जो जनन होता है, ये सब लैंगिक जनन के उदाहरण हैं। चौथा, अलैंगिक जनन किसे कहते हैं? तो वैसा जनन जिसमें नर एवं मादा जननांगों की कोई उपयोगिता नहीं होती है। इसमें सामान्यतः एकल जीव ही परिपक्व अवस्था में आकर टूट फूट कर या विभक्त होकर जनन करते हैं, अलैंगिक जनन कहलाता है। अर्थात अलैंगिक जनन में लैंगिक जनन की तरह नर एवं मादा की भूमिका नहीं होती है। इसमें कोई भी एकल जीव टूट फूट जाता है या किसी शरीर के अंग का विकास करके वो अपना जनन खुद से कर लेता है, तो ये कहलाता है अलैंगिक जनन। जैसे हाइड्रा, प्लेज्मोडियम, शैवाल, स्पाइरोगाइरा इत्यादि में जो जनन होता है, ये सब अलैंगिक जनन होता है। क्वेश्चन नंबर 5, क्या जनन जीवों के जीवित रहने के लिए आवश्यक है? तो इसका आंसर है नहीं। जनन जीवों के जीने के लिए आवश्यक नहीं है, क्योंकि यह श्वसन, उत्सर्जन और अन्य जैव प्रक्रम जैसे पोषण इत्यादि की तरह महत्वपूर्ण नहीं है, अत्यंत नितांत आवश्यक नहीं है। इसके बिना भी जीव जीवित रह सकता है, परंतु इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, तो इसका जवाब भी अगले प्रश्न में मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, जनन जीवों के लिए आवश्यक है। आवश्यक, अति आवश्यक नहीं है, मगर आवश्यक है। क्यों? तो देखिए, जीवों को अपने अस्तित्व को कायम रखने के लिए जनन अति आवश्यक है, क्योंकि जनन ही वह प्रक्रिया है जिसमें जीव अपने जैसे संतानों की उत्पत्ति करते हैं। जैसे कुत्ता जनन नहीं करता, तो आज हम कुत्तों को देख पाते नहीं देख पाते। आम का पौधा अगर उसकी गुठली से आम का पौधा जन्म नहीं लेता, तो क्या आज हम आम खा पाते नहीं खा पाते, उसका अस्तित्व खत्म हो जाता। इसी प्रकार से मनुष्य में भी अगर क्या मनुष्य जनन नहीं करता, तो क्या हम होते हैं, आप होते हैं, ये संसार में जितने मनुष्य हैं क्या वही होते नहीं होते हैं। तो सोचिए क्या होता, इस धरती पे किसी और जीव का अधिकार होता जो जनन करता। अर्थात जनन से ही हमारा अस्तित्व है और जनन से ही किसी जीव का अस्तित्व बरकरार रहता है। देखिए, पौधा धान का पौधा जनन करता है, तो क्या होता है, उससे चावल होता है, बहुत सारे चावल। एक धान के बीज से देखते हैं एक पौधा निकलता है, उससे कितना चावल होता है, तो उस चावल से को हम लोग खाते हैं, उससे ऊर्जा प्राप्त करते हैं। यह भी तो जनन का नतीजा है। तीसरा क्वेश्चन नंबर 7, द्विखंडन से क्या समझते हैं? तो द्विखंडन जनन की वह प्रक्रिया है जिसमें एक पूर्णतः विकसित कोशिका 2 अनुजात कोशिकाओं में खंडित हो जाता है, द्विखंडन कहलाता है। मतलब द्विखंडन एक ऐसी जनन की प्रक्रिया है जिसमें एकल जीव परिपक्व अवस्था में आता है। परिपक्व मतलब युवा अवस्था में जनन करने की अवस्था में आता है, तब वह टूटकर 2 खंडों में विभक्त हो जाता है, तो उसे कहते हैं कि यह इसमें द्विखंडन हुआ है। जैसे अमीबा में कैसे होता है, एक संतति अमीबा में मतलब एक परिपक्व अमीबा में क्या होता है, का केंद्रक टूट जाता है। पहले केंद्रक का विभाजन होता है, वो केंद्रक जब टूट जाता है तो 2 केंद्रक बन जाता है और दोनों केंद्रक अलग अलग अपना कोशिकाएं लेकर अलग हो जाता है। इस प्रकार से 2 अमीबा का निर्माण होता है और यह अमीबा में जनन को दर्शाता है, जो द्विखंडन प्रक्रिया द्वारा हुआ है। हम लोग बात करते हैं बहुखंडन।
बहुखंडन क्या है? जनन की वह प्रक्रिया जिसमें एक पूर्णतः विकसित कोशिका का केंद्रक बहुत सारे टुकड़ों में टूटकर नए नए कोशिकाओं का निर्माण करते हैं, बहुखंडन कहलाता है। जैसे चित्र में देखिए, ये प्लाज्मोडियम का जो जनन है इसी प्रकार से होता है। इसमें क्या हो रहा है, एक प्लाज्मोडियम का जो केंद्रक है वह कई भागों में बट गया, केंद्रक कई भागों में कई केंद्रक का निर्माण कर दिया, और उन सभी केंद्रक से क्या बन रहा है, तो उन सभी केंद्रक से बन रहा है नई नई कोशिकाएं, जो प्लाज्मोडियम की कोशिकाएं बन रही है। इस प्रकार से एक प्लाज्मोडियम से कई प्लाज्मोडियम निर्मित हो गए, तो हम क्या कहेंगे कि यहाँ पे जनन हुआ है। और जनन की कौन सी प्रक्रिया हुआ है, तो बहुखंडन। हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9, पुनरुद्भवन। ये पुनरुद्भवन क्या है? यह वैसा अलैंगिक जनन है जिसमें जीव के किसी हिस्से से एक नए जीव की उत्पत्ति होती है। अर्थात पुनरुद्भवन में क्या होता है, किसी भी जीव के एक हिस्से से उसमें नए नए हिस्से उत्पन्न होते हैं। जैसे चित्र में देखिए, चित्र में क्या है, एक प्लेनेरिया का एक था, और प्लेनेरिया का क्या हो, 3 भाग बन गया। 3 भाग में एक सर हो गया, एक बीच का धड़ हो गया, बीच का भाग हो गया, और एक नीचे पाँव वाला भाग हो गया। और नीचे वाला भाग देखिए, अब जो ऊपर वाला भाग था उसमें नीचे वाला भी भाग जुट गया, और जो बीच वाला भाग था उसमें ऊपर वाला नीचे वाला भाग जुट गया, और जो नीचे वाला भाग था उसमें ऊपर वाला भाग दोनों जुट गया, तो एक नया नया प्लेनेरिया बन गया। तो इस प्रकार से हम लोग क्या कहते हैं कि प्लेनेरिया में पुनरुद्भवन होता है। ऐसे पुनरुद्भवन का शाब्दिक अर्थ क्या होता है कि किसी भी चीज़ का मरम्मत होना, किसी भी चीज़ में टूट फूट की जो मरम्मत होती है ना, उसी को हम लोग कहते हैं पुनरुद्भवन। ये क्रियाएं अक्सर जीवों में नहीं होती, सब जीवों में नहीं होती हैं, कुछ जीवों में ही होती हैं। अच्छा, पुनरुद्भवन का जो अगर शाब्दिक अर्थ निकाला जाए तो क्या निकलेगा, फिर से उत्पन्न हो जाना, फिर से निर्मित हो जाना, फिर से जन्म ले लेना, ये पुनर्जनन कहलाता है। इसको पुनर्जनन भी कहते हैं। अर्थात हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की, मुकुलन। मुकुलन से क्या समझते हैं? तो मुकुलन वैसा अलैंगिक जनन है जिसमें कोशिका के किसी एक भाग में बल्ब जैसा उभार बनता है तथा केंद्रक विभाजित होकर एक केंद्रक उभरे हुए भाग में चला जाता है, और वहाँ से उभरा हुआ भाग मूल कोशिका से अलग हो जाता है। इस क्रिया को मुकुलन कहते हैं। जैसे हाइड्रा में मुकुलन होता है, आप इस चित्र में देख सकते हैं। हाइड्रा में क्या हो रहा है, मुकुलन। हाइड्रा का जब हाइड्रा की जो कोशिका है यह परिपक्व अवस्था में आती है, तो हाइड्रा का जो कोशिका है उसका विभाजन होता है, और उसका विभाजित कोशिका का एक भाग उसके बल्ब आकार का जो उभरा हुआ भाग है इसमें आ जाता है, और वहाँ से वह टूटकर फिर अलग हो जाता है और एक नई हाइड्रा का निर्माण होता है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि हाइड्रा में मुकुलन की क्रिया होती है। ऐसा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है कि हाइड्रा में कौन सी क्रिया द्वारा जनन होती है, तो ये होगा इसका आंसर मुकुलन। हाइड्रा में मुकुलन होता है। क्वेश्चन नंबर 11, कायिक प्रवर्धन से क्या समझते हैं? आंसर, पौधों के कुछ ऐसे भाग जैसे जड़, तना अथवा पत्तियां से प्राकृतिक या कृत्रिम रूप से नए पौधे उगाने की प्रक्रिया को ही कायिक प्रवर्धन कहते हैं। मतलब कायिक प्रवर्धन क्या है? यह पौधों के उगाने की एक प्रक्रिया है जो हो सकता है कि प्राकृतिक है, मतलब प्रकृति खुद कर लेती है, या तो कृत्रिम है अर्थात मानव स्वयं करता है उसको। परंतु इसमें क्या होता है कि पौधे के किसी एक भाग से ही हम लोग एक नया पौधा को जन्म करवा लेते हैं। जैसे नींबू के पौधा में हम लोग क्या करते हैं, उसके चारों ओर एक डाली को छील देते हैं, एक डाली को उसको चारों ओर से छिलका हटा देते हैं, और वहाँ मिट्टी का लेप लगा के रख देते हैं, और उसका ऊपर केला का डपौर बांध देते हैं। तो क्या होता है, और उस पर कुछ पानी छिड़कते रहते हैं, या बरसात के मौसम में सोता भी हो जाता है, तो हम देखते हैं क्या कि उसके जड़ों में, उसके जो बांधे हैं मिट्टी, वहाँ पर जड़ आने लगता है। फिर वहाँ से कट करके उसको मिट्टी में डाल देते हैं, तो एक नया नींबू का पौधा जम जाता है। तो इस प्रकार से हम लोग देखिए क्या कि ये जो है ना कायिक प्रवर्धन कहलाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, एक लिंगी जीव किसे कहते हैं? तो वैसे जीव जिसमें नर एवं मादा जीव अलग अलग होते हैं एक लिंगी जीव कहलाते हैं। जैसे बकरी, भैंस, मनुष्य, गाय, कुत्ता। अर्थात एक लिंगी जीव किसे कहेंगे? इसमें वैसे जीव जो होते हैं ना जिसमें नर एवं मादा दोनों होते हैं, नर भी होते हैं, मादा भी होते हैं। मतलब एक जीव में, मतलब एक ही तरह का जीव है वो, ठीक है। जैसे कुत्ता है, तो कुत्ता में क्या है, एक नर कुत्ता भी है, एक मादा कुत्ता भी है, अर्थात कुत्ता और कुतिया दोनों हैं इसमें। तो अब देखिए, जो नर कुत्ता है यानी कुत्ता है वह सिर्फ नर जननांग को धारण करता है, और जो कुतिया है वो क्या है, मादा जननांग को धारण। तो ये दोनों अलग अलग जननांग को धारण किए हुए हैं। तो हम कहेंगे क्या, ये जो कुत्ता है ना एक लिंगी जीव है, मतलब एक ही कुत्ता नर एवं मादा नहीं हो सकता है।
ये एक नर होगा तो मादा नहीं होगा, और मादा होगा तो नर नहीं होगा। जैसे मनुष्य में भी होता है, भैंस में भी, गाय में भी होता है, ये सब एक लिंगी जीव हैं। और दूसरा क्वेश्चन नंबर 13, उभयलिंगी जीव किसे कहते हैं? तो वैसे जीव जिसमें एक ही शरीर में नर एवं मादा दोनों जाननांग होते हैं उभयलिंगी जीव कहलाते हैं। मतलब एक ही तरह का जीव है, एक ही जीव है, एक ही तरह का नहीं, एक ही जीव है, और उसमें नर जाननांग भी है और मादा जाननांग भी है, तो हम क्या कहेंगे कि ये उभयलिंगी है। उभय माने क्या होता है? दोनों में। जैसे हम लोग गणित में भी पढ़ते हैं उभयनिष्ठ, तो उभयनिष्ठ मतलब दोनों में हो, तो दोनों में होता है ना उभयलिंगी, मतलब दोनों लिंग को धारण करने वाला, हम क्या कहेंगे? उभयलिंगी जीव। जैसे केचुआ और हाइड्रा। तो आप दूसरे शब्द में क्या कर सकते हैं? तो इसका दूसरा डिफिनेशन ऐसे बन सकता है, वैसे जीव जिसमें एक ही शरीर में नर एवं मादा दोनों जाननांग होते हैं उसे उभयलिंगी जीव कहते हैं। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। ये क्या है? क्या लैंगिक जनन सिर्फ बहुकोशिकीय जीवों में होता है? तो इसका आंसर होगा नहीं। लैंगिक जनन मुख्यतः बहुकोशिकीय जीवों में होता है, परंतु ऐसे भी जीव हैं जिनमें लैंगिक जनन होता है, जैसे स्पाइरोगाइरा, पैरामीशियम इत्यादि। ये जीवाणु जो है ना, ये जीवाणु ऐसे जीवाणु हैं जिनमें लैंगिक जनन होता है, परंतु ये बहुकोशिकीय जीव नहीं है। अब ध्यान में करते हैं बहुकोशिकीय जीव और एक कोशिकीय जीव। वैसा जीव जिसका निर्माण एक कोशिका से होता है एक कोशिकीय जीव कहते हैं, जैसे अमीबा। और जैसे वैसे जीव जिसका निर्माण बहुत सारे कोशिकाओं से हुआ है, जैसे मनुष्य स्वयं, उसका बहुत सारी करोड़ों कोशिका, असंख्य कोशिकाओं के मिलने से हमारा निर्माण होता है ना। तो बहुकोशिकीय जीव में और एक कोशिकीय जीव में भी लैंगिक जनन की क्रिया होती है। क्वेश्चन नंबर 15 नंबर क्वेश्चन, पादपों में जनन की कौन सी प्रक्रिया होती है? माने कौन सी क्रिया द्वारा पादप जनन करते हैं? तो पौधों में पौधे जो सामान्यतः क्या होते हैं? उभयलिंगी होते हैं। मतलब एक ही पौधा नर भी होता है और मादा भी होता है, इसीलिए इनमें मुख्यतः अलैंगिक जनन द्वारा ही संतान उत्पन्न लेता है। अर्थात पौधों में सामान्यतः अलैंगिक जनन होता है, परंतु कुछ पौधे जो होते हैं ना, कुछ पौधे के पुष्प एक लिंगी भी होते हैं, जिनमें नर अलग होता है अंग और मादा जाननांग अलग होता है, इसीलिए कुछ पादपों में लैंगिक जनन भी होता है। क्वेश्चन नंबर 16, पादपों में कौन कौन से जाननांग होते हैं? देखिए, पादपों में 2 तरह के जाननांग होते हैं। पहला नर जाननांग और दूसरा, जिसे नर जाननांग को क्या कहते हैं? पुंकेसर या पुमंग भी कहते हैं, और दूसरा होता है मादा जाननांग, जिसे स्त्री केसर कहते हैं या जायांग भी कहते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग देखें क्या कि जो पुष्प में 2 तरह के जनतंत्र होते हैं, 2 तरह के जनन अंग होते हैं। पहला नर जनन अंग जिसे हम लोग पुंकेसर कहते हैं, और दूसरा मादा जनन अंग जिसे हम लोग स्त्री केसर कहते हैं। ठीक है, हम लोग बात करते हैं। तो हम लोग देखें कि जो नर जाननांग होते हैं पुष्प में, उसे हम पुंकेसर कहते हैं। इसके 3 भाग होते हैं। पहला होता है पुरतंतु यानी पुतंतु, और दूसरा होता है योजी, और तीसरा होता है परागकोश। अब इसमें जो परागकोश होता है ना, इसमें यही नर युग्मक का निर्माण करता है, इसी में परागकण का निर्माण होता है। अब दूसरा स्त्री केसर, तो स्त्री केसर के भी 3 भाग होते हैं। पहला अंडाशय, वर्तिका और वर्तिकाग्र। तो इसमें जो अंडाशय होता है ना, इसी अंडाशय में अंडाणु यानी कि मादा युग्मक का निर्माण होता है। अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 के, परागण किसे कहते हैं? परागण वैसे प्रक्रिया है जब परागण किसे कहते हैं? जब परागकोश के परागण पूर्ण रूप से विकसित हो जाते हैं तब परागकोश फट जाता है और ये परागकण बिखर जाते हैं, और ये हवा, जल, तितलियों या कीट पतंगों के माध्यम से स्त्री केसर के वर्तिकाग्र पर पहुंचता है, और इसी क्रिया को हम लोग कहते हैं परागण। तो परागण मतलब क्या हुआ कि जो पुंकेसर वाला भाग है ना, वो पूरे पुंकेसर में जो परागकोश होता है, तो परागकोश में जो परागकण बनता है, परागकण यानी कि नर युग्मक परागकण, वो परागकण जब विकसित अवस्था में आता है, परिपूर्ण अवस्था में आता है, तो वो टूट कर माने परागकोश फट जाता है, और वही परागकण उड़ के चलता आता है कहाँ पे? पुष्प के वर्तिकाग्र पर, और वर्तिकाग्र पर जो लसलसा पदार्थ होता है वहीं से वो जाता है कहाँ? उसके अंडाशय में, और वहाँ से जाकर अंडाशय में नहीं, गर्भाशय में जो होता है ना नीचे, जिसको हम लोग कहते हैं क्या, नीचे वाला जो भाग होता है पुष्पासन जो होता है, उसके ऊपर जयांग जो होता है ना, उसमें चल जाता है, और वहीं पे उसका क्या होता है, वो लसलसा पदार्थ से जनन करके वो चल जाता है कहाँ पे?
वर्तिका होते हुए अंडाशय में पहुंच जाता है, जहां पे उसका बीज का निर्माण होता है। हम लोग बात करते हैं परागण कितने प्रकार के होते हैं। तो परागण 2 प्रकार के होते हैं। परागण, पहला परागण होता है स्वपरागण और दूसरा होता है परपरागण। स्वपरागण किसे कहते हैं? तो वैसा परागण जिसमें एक पुष्प छूट गया है, एक पुष्प का परागण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पड़ता है, तो हम कहते हैं स्वपरागण हुआ। स्व माने स्वयं, मतलब एक ही पुष्प का परागण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पड़ता है, तो कहते हैं स्वपरागण हुआ है। और परपरागण में क्या होगा? वैसा परागण जिसमें अन्य पुष्प का परागण दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर पड़ता है, तो हम कहते हैं वहाँ पे परागण की जो क्रिया हुई है वह परपरागण हुआ है, स्वपरागण नहीं। क्वेश्चन नंबर 21 निषेचन किसे कहते हैं? निषेचन नर और मादा युग्मकों का आपस में संयुक्त होना ही निषेचन कहलाता है। अर्थात जो नर युग्मक होते हैं और जो मादा युग्मक होते हैं, दोनों आपस में जो मिलते हैं, संयुक्त होते हैं और एक बनते हैं, जिससे युग्मनज का निर्माण होता है, उसे निषेचन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 ऐसे जीव का नाम बताइए जिसमें बाह्य निषेचन होता है। तो ये एक्चुअली आगे क्वेश्चन है, बाह्य निषेचन होता है मेरठ में, जान लीजिएगा। आगे क्वेश्चन है कि बाह्य निषेचन किसे कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 पुष्प में लैंगिक जनन किस प्रकार होता है? तो पुष्प में लैंगिक जनन अभी बताए हैं, जब परागकोश का परागकण पूर्ण रूप से विकसित हो जाता है ना, तो परागकोश फट जाता है और परागकण बिखर जाता है। और ये परागकण, बिखरे हुए परागकण जल, हवा या कीट पतंगे या तितलियों के माध्यम से या मधुमक्खियों के माध्यम से या मधु जो तितलियाँ होते, भंवरे होते हैं, उसके माध्यम से दूसरे पुष्प के या उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पड़ता है। और वर्तिकाग्र पर पड़ने के बाद उसके लसलसे पदार्थ में अंकुरित होता है और अंकुरण के फलस्वरूप पराग नली में बनता है और वह वर्तिकाग्र से होते हुए वर्तिका में पहुंचती है और वर्तिका से होते हुए वह पहुंच जाता है अंडाशय में। और अंडाशय में जाने पर वह क्या होता है, परागकण जो है ना 2 नर युग्मक में बदल जाते हैं। और ये 2 नर युग्मक वहाँ 2 मादा युग्मकों के साथ मादा युग्मकों के साथ निषेचन की क्रिया करते हैं और वहाँ पे बीज का निर्माण होता है और इस प्रकार एक नए पौधा का जन्म होता है। क्वेश्चन नंबर 24 निषेचन कितने प्रकार के होते हैं? तो निषेचन 2 प्रकार के होते हैं, पहला अंतर्निषेचन और दूसरा बाह्य निषेचन। तो प्रश्न नंबर 25 क्या है? अंतर्निषेचन किसे कहते हैं? तो वैसा निषेचन जो मादा शरीर के अंदर होता है ना, उसे अंतर्निषेचन कहते हैं। अर्थात जो मादा शरीर के अंदर हो अंतर्निषेचन मतलब क्या कि इसमें मादा के जो शरीर में ही निषेचन की क्रिया संपन्न होती है। और बाह्य निषेचन में क्या होता है? वैसा निषेचन जो मादा, यहाँ पे होना चाहिए, मादा शरीर के बाहर होता है, उसे बाह्य निषेचन कहते हैं। बड़ी सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 27 मानव जनन तंत्र कितने प्रकार के होते हैं? तो मानव जनन तंत्र 2 प्रकार के होते हैं, पहला नर जनन तंत्र और दूसरा मादा जनन तंत्र। अब बात करते हैं नर जनन तंत्र के विभिन्न भागों की व्याख्या करें। ये 5 अंक स्तरीय प्रश्न है। नर जनन तंत्र के मुख्यतः 6 भाग हैं। 6 भाग कौन कौन है? पहला है वृषण। यह नर जनन तंत्र का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। क्यों? क्योंकि इसी में शुक्राणु का निर्माण होता है। प्रत्येक मनुष्य के शरीर में एक जोड़ा यह पाया जाता है जो पेशीय थैली के अंदर स्थित होते हैं। यह मुख्यतः शरीर के बाहर शिश्न के नीचे स्थित होता है। इसमें शुक्राणुओं का निर्माण होता है। यह इसलिए महत्वपूर्ण जननांग है। तो दूसरा है अधिवृषण। यह एक लंबी और कुंडलित नलिका होती है जो वृषण के पिछले भाग से जुड़ी होती है, लगी होती है, जिसमें शुक्राणु जमा रहता है और इसका अंतिम सिरा शुक्रवाहिका में बदल जाती है और यही शुक्रवाहिका का रूप ले लेती है आगे चलकर। तीसरा, शुक्रवाहिका क्या है? तो शुक्रवाहिका मांसल और संकुचनशील दीवारों से बनी पतली नली होती है जो मूत्राशय के चारों ओर घूमकर अंतः मूत्र मार्ग में जाकर खुल जाती है, अर्थात शीशन के में जाकर खुल जाती है। चौथा, पुरस्थ। यह पुरस्थ क्या होता है? यह दोहरी पालियों वाली ग्रंथि होती है जिसकी नलिका मूत्र मार्ग में खुलती है और इसी से पुरस्थ द्रव का स्राव होता है जो शुक्राणुओं के साथ मिलकर वीर्य का निर्माण करता है। और वीर्य। पांचवा, शिश्न। यह पुरुष का शिश्न होना चाहिए, यहाँ पे तालाबे 100 में पूरा 100 नहीं, आधा 100 होना चाहिए। शिश्न यह
पुरुष शरीर का सबसे बाहरी जनांग होता है। यह बेलनाकार होता है, यह मांस से बना होता है। इसमें जब रक्त भर जाता है तो यह इसमें कठोरता आ जाती है। इसके अंदर शुक्रवाहिका एवं मूत्रवाहिका दोनों मतलब दोनों कॉमन ही होती हैं, ये रहता है। और इसका अगला भाग गोलाकार मांसल संरचना वाली होती है। क्वेश्चन नंबर 29 मदा जनांग का सचित्र वर्णन करें तथा इसकी व्याख्या करें। आंसर, मदा जनन तंत्र नर जनन तंत्र से जटिल होता है और इसके निम्नलिखित भाग होते हैं। 5 भाग हैं जो निम्नलिखित है। पहला, अंडाशय। मदा शरीर के अंदर उदर गुहा के ठीक नीचे 2 गोलाकार अंडाशय होता है। इसी में अंडाणु का निर्माण होता है तथा मादा हार्मोन जैसे एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का निर्माण होता है। दूसरा है अंडवाहिका। तो पहले ये समझ लीजिए अंडाशय क्या होता है। अंडाशय तो समझ ही गए होंगे, चित्र में जैसा देख सकते हैं, यहाँ चित्र में दिया गया है जो 2 साइड में जो 2 गोलाकार संरचना है ये अंडाशय है। दूसरा अंडवाहिका, जिसे हम लोग कहते हैं फैलोपियन ट्यूब। प्रत्येक अंडाशय के पास कीप की तरह संरचना होती है जो अंडाशय से जुड़ी होती है और अंडाशय के निकट वाहिनी से अंगुलियों जैसी संरचना पाई जाती है जिन्हें फ्रीबी कहते हैं। और ये क्या होता है, इसमें 28 दिनों के बाद अंडाशय से प्रत्येक अंडाशय से बारी बारी से एक अंडाणु निकलता है, उत्पादित होता है, मतलब परिपक्व होता है और फिब्री के द्वारा पकड़कर उसे वाहिनी में यानी कि अंडवाहिनी में पहुंचा दिया जाता है जहां उसका निषेचन होता है। तीसरा पॉइंट है गर्भाशय। गर्भाशय क्या होता है? यह त्रिभुजाकार मांसल संरचना होती है जो दोनों ओर से अंडवाहिकाओं से जुड़ी होती है और इसका निचला भाग पतला होता है जिसे ग्रीवा कहते हैं। गर्भाशय में भ्रूण का विकास होता है अतः एक महत्वपूर्ण मदा जनांग है। चौथा, योनि। लंबी और मांसल नली वाली होती है जो भग से लेकर गर्भाशय के ग्रीवा तक फैली रहती हैं। योनि के दीवारों में छोटी छोटी छिद्रें यानी ग्रंथियां पाई जाती हैं जो एक प्रकार के चिकने और लसदार पदार्थों का स्राव करती हैं जिसका औसत लगभग 7.5 सेंटीमीटर होता है। यह योनि के जो ऊपर का एक पतली झिल्ली होती है जिसे हाइमन कहते हैं। यह इसकी कोई खास भूमिका नहीं होती है हाइमन की, या किशोरावस्था में किसी शारीरिक क्रिया करते समय टूट भी जाती है। रजोधर्म से क्या समझते हैं? तो ऋतुस्राव, एक ऋतुस्राव, यहाँ एक छूट गया है, एक ऋतुस्राव से दूसरे ऋतुस्राव के बीच 28 दिनों का चक्रीय क्रिया होता है जिसे मासिक धर्म कहते हैं या ऋतुस्राव कहते हैं, जिसे बोलचाल की भाषा में महीना या MC भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 31, ऋतुस्राव से क्या समझते हैं? जब मादा के निषेचन की क्रिया नहीं होती है, जब मादा में निषेचन की क्रिया नहीं होती है तो गर्भाशय में जो मांस और रक्त के बनी हुई संरचनाएं होती है वह टूट कर योनि मार्ग से निकल जाती है। इसी क्रिया को ऋतुस्राव कहते हैं। रजोनिवृत्ति से क्या समझते हैं? तो सामान्यता होना चाहिए। सामान्यतः 50 वर्ष की उम्र की आयु में मादा के शरीर में अंडाशय से अंडाणु निकलना बंद हो जाता है जिसके कारण उसके शरीर में ऋतुस्राव का चक्र बंद हो जाता है जिससे रजोनिवृत्ति कहते हैं। अर्थात इसके बाद मासिक धर्म यानी मासिक जो महीना होता है वो नहीं होगा। इसके बाद महिलाओं में बच्चों को जन्म देने की क्षमता भी नहीं रहती है। क्वेश्चन नंबर 33, परिवार नियोजन से क्या समझते हैं? परिवार नियोजन क्या है? देखिए, परिवार को समृद्ध एवं उसके 33 नंबर प्रश्न, परिवार नियोजन से क्या समझते हैं? तो पर्यावरण को समृद्ध एवं उसके संरक्षण के लिए प्राकृतिक या अप्राकृतिक तरीके से परिवार के आकार को सीमित रखना ही परिवार नियोजन कहलाता है। देखिए, लगातार जनसंख्या बढ़ती जा रही है। जनसंख्या बढ़ने से तरह तरह की समस्याएं और महामारियां और बीमारियां उत्पन्न हो रही है। इन बातों से सभी अनभिज्ञ हैं। सब जानते हैं कि प्रदूषण का मुख्य कारण जनसंख्या वृद्धि ही है। तो उनका नियंत्रण करने के लिए परिवार नियोजन की प्रक्रिया अपनाई जाती है। परिवार नियोजन के कुछ उपाय बताइए। तो परिवार नियोजन के निम्नलिखित उपाय हैं। पहला है दो उपाय हैं, मेनली 2 उपाय हैं। पहला गर्भ निरोधक उपाय और दूसरा है ऑपरेशन। तो गर्भ निरोधक उपाय में ये 3 आते हैं।
पहला प्राकृतिक गर्भ निरोधक। यदि ऋतुस्राव का सही जानकारी हो जाए तो ऐसे संभोग की क्रिया तो होगी, परंतु अंडाशय का अंडाणु और शुक्राणु दोनों का निषेचन नहीं हो पाएगा, तो वहाँ पे युग्मनज नहीं बनेगा और इस प्रकार भ्रूण का निर्माण भी नहीं होगा। दूसरा बी, तंत्रिका विधि। तंत्रिका यानी कि यांत्रिक विधि कहते हैं, तंत्रिका विधि नहीं, यांत्रिक विधि। यांत्रिक विधि में क्या होता है, यदि पुरुष कॉन्डोम या स्त्री लूप का उपयोग करेगी तो उसमें क्या होता है, संभोग के दौरान ये शुक्राणु यांत्रिक विधि, यदि पुरुष कॉन्डम का इस्तेमाल करें और स्त्रियां लूप का उपयोग करें तो अनचाहे गर्भ से बच सकती हैं, क्योंकि संभोग के दौरान कॉन्डम या लूप का इस्तेमाल करने से अंडाणु और शुक्राणु का मेल नहीं हो पाता है, अर्थात शुक्राणु अंडाणु के अंडवाहिनी तक नहीं पहुंच पाता है, तो इस प्रकार से वहाँ पे निषेचन की क्रिया नहीं होती है और अनचाहे गर्भ या गर्भ की उत्पत्ति नहीं होती है। सी, रासायनिक विधि क्या है, संभोग की क्रिया के तुरंत बाद उपयुक्त रासायनिक पदार्थ से योनि के अंदर तक अगर धो लिया जाए तो उसमें क्या होता है, योनि में जो उपस्थित शुक्राणु होते हैं वो मर जाते हैं या नष्ट हो जाते हैं। इससे क्या होती है कि निषेचन की क्रिया नहीं होगी। और कुछ गर्भ निरोधक गोलियां भी आती हैं जिनका उपयोग करके उसके अंडाशय के अंडाणु को विमोचित जो होने की क्रिया है, निकलने की क्रिया है, उस पर रोक लगा दी जाती है, जिससे परिवार नियोजन की क्रिया सफल होती है। और दूसरा तरीका है नसबंदी अर्थात ऑपरेशन। यह पुरुषों एवं महिला दोनों में होता है। पुरुषों में क्या होता है, पुरुषों का जो शुक्रवाहिका है उसको काट कर बांध दिया जाता है, जिससे शुक्राणु का जो प्रवाह है रुक जाता है, अवरुद्ध हो जाता है और वह आगे तक नहीं आ पाता है, मूत्रमार्ग तक आता ही नहीं है। और स्त्रियों में क्या होता है, अंडवाहिनी को काटकर नस को अंडवाहिनी को बांध दिया जाता है ताकि अंडाणु निकले ही नहीं और वह जाए ही नहीं, उसका निषेचन की क्रिया हो ही नहीं। इस प्रकार से क्रिया है उसके मार्ग का में अवरोध पैदा कर दिया जाता है। मतलब ये क्या है, ऑपरेशन मार्ग में अवरोध करना ही है। 35 क्वेश्चन नंबर 35, यौन रोग किसे कहते हैं। तो यौन रोग ऐसा रोग है जो वैसा रोग जो सामान्यतः जनन अंगों में होता है उसे यौन रोग कहते हैं। यह सामान्यतः जननांगों की ठीक ढंग से साफ सफाई न करने और उसके देख रेख न करने के कारण होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।